हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे संविदा भंग के उपचार के बारे में, यानी रेमेडीज़ ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी दिया गया है। और इसको हम अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में हिंदी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स ले सकते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में संविदा भंग के लिए क्या उपचार होंगे, इसके बारे में भी प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले ये समझो कि संविदा भंग का मतलब क्या होता है। देखो, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट या संविदा का पालन ही नहीं किया, या आपने कॉन्ट्रैक्ट या संविदा का भंग कर दिया, उसको ब्रीच कर दिया, तो अब क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी, ये दो पार्टीज़ हैं, है ना, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट मान लो अगर बी अपने कॉन्ट्रैक्ट का पालन ना करे, या उसको जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बातें थी, जो जो उसको फॉलो करना था, वो उसका पालन ही ना करे, जो भी उसके ऊपर लाइबिलिटी थी उनको पूरा ना करे, जो उसके ऊपर ड्यूटीज़ थी उनको पूरा ना करे, तो अब बी ने क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है, संविदा को भंग कर दिया है, तो फिर अब उसके परिणाम क्या होंगे, यही बताया गया है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 73 से लेके 75 तक। यानी जो सेक्शन 73 से लेके 75 तक हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के क्या उपचार होंगे, क्या रेमेडीज़ होंगी, ये हमें बताता है। बहुत ही सिंपल सेक्शन है, इनको बहुत ही तरीके से और बहुत अच्छे से समझेंगे। अब ये समझो कि जो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो हो गया पूर्वकालिक भंग। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी कॉन्ट्रैक्ट का टाइम भी नहीं आया था और आपने पहले ही उसको ब्रीच कर दिया, आपने उसका पालन ही नहीं किया, है ना। टाइम नहीं आया कॉन्ट्रैक्ट का भी, जिस टाइम पे आपको पालन करना है उससे पहले ही आपने कुछ ऐसा कर दिया कि अब उसका पालन नहीं हो सकता। और दूसरा होता है पालन के समय, यानी कि जिस टाइम आपको कॉन्ट्रैक्ट का पालन करना है उस टाइम ही आपने उसका पालन नहीं किया, आपने मना कर दिया कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करूंगा, या जो हमारे बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मैं इसको करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये दो तरीके होते हैं किसी भी भंग के, किसी भी ब्रीच के। लेकिन हम पढ़ेंगे संविदा भंग के जब कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो उसके बाद व्यक्ति को क्या उसके पास रेमेडी होती है, यही हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे सेक्शन 73, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 ही सेक्शंस इसमें दिए हुए हैं, तो तीनों सेक्शन को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ये समझो कि सेक्शन 73 क्या कह रहा है। तो जो धारा 73 है वो हमें बताती है कि जब कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है, दो पार्टीज हैं, उसमें से एक व्यक्ति ने संविदा का अपनी पालन कर लिया, दूसरा नहीं कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं कर रहा है, अब उसके खिलाफ उसको क्या रेमेडी होगी जिसने अपने कॉन्ट्रैक्ट का पालन कर दिया है। तो सेक्शन 73 ये बोलता है एकदम क्लियरली कि संविदा भंग होने पर वो व्यक्ति मुआवजा प्राप्त करेगा जिसको उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर सिंपली ये धारा इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देती है कि संविदा भंग होने की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ है तो व्यक्ति को कंपनसेशन मिलेगा, यानी कि उसको प्रतिकर मिलेगा। अब इस संबंध में सबसे इम्पोर्टेंट जो केस है जो आपका इसी सेक्शन से डील करता है वो है हेडले वर्सेस बैक्सनडेल का। हेडले वर्सेस बैक्सनडेल का जो केस है काफ़ी पुराना केस है, और इस केस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ था उसके होने पर कोर्ट ने कंपनसेशन दिलाया था, और वो जो रूल दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पर व्यक्ति को मुआवजा या कंपनसेशन दिया जाता है, वो सारे रूल्स इसमें बताए थे। इस केस में दो बातें कोर्ट ने बताई थी। पहली ये कि नुकसान का पेमेंट किया जाए, और दूसरा ये कि जो नुकसान हुआ है उसका मूल्यांकन कैसे करोगे कि कितना नुकसान हुआ है, या उसका अनुमान कैसे लगाओगे कि इतना इतना डैमेजेस हुआ है। तो ये दोनों ही बातें इस केस में कही गई थी। ठीक, अब यहाँ पर ये जो केस है ये आपका बेहद इम्पॉर्टेंट केस है, और ये डील करता है आपका एक तरीके से संविदा भंग के उपचार के बारे में। इस मामले में होता क्या है, पहले फैक्ट जान लेते हैं। जो प्लेंटिफ था, जो वादी था, उसने अपनी आटा चक्की की जो धुरी होती है जो बीच में घूमती है ना, उस धुरी को ठीक कराने के लिए डिफेंडेंट को कोरियर कंपनी को, जो डिफेंडेंट की कंपनी थी, उसको भेजा था दूसरे शहर में सही कराने के लिए। अब उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है।
टाइम लग गया, 30 दिन तक जो उसकी मिल थी आटे की वो बंद पड़ी रही। कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जो नुकसान है वो बहुत ही दूर का था और उसने ये भी नहीं बताया था कि उसके पास सिर्फ एक ही धुरी है जिससे वो अपनी आटे की मिल को चलाता है। तो यहाँ पर अगर नुकसान बहुत ही दूर का होता है तो उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब ये समझो कि डैमेजेस भी तो दो तरह के होते हैं, है ना। पहला तो हो गया आपका ऑर्डिनरी डैमेज यानी कि साधारण नुकसान, और दूसरे होते हैं स्पेशल डैमेजेस जो बिजनेस वगैरह में सामान्य रूप से हो जाते हैं। अच्छा, जो ऑर्डिनरी डैमेजेस होते हैं उनके बारे में तो अगर ऐसा कुछ हो गया कि आपको कोई नुकसान हुआ तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। स्पेशल डैमेजेस में कोर्ट कुछ स्पेशल चीज़ें देखती है और यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि नुकसान कितनी दूर का है। अगर नुकसान या क्षति बहुत दूर का है जिसका आप अनुमान ही नहीं लगा सकते कि कितना नुकसान हुआ है, तो वहाँ फिर कोर्ट जो है आपको कंपनसेशन नहीं दिलाएगी, क्योंकि जो दूर का नुकसान होता है उसके लिए कंपनसेशन कोर्ट आपको नहीं दिलाती है। इसे बोलते हैं क्षति की दूरस्थता। क्षति की दूरस्थता का मतलब नुकसान बहुत दूर का है और आपको उसके लिए कोई डैमेजेस या कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगा। इसी संबंध में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई नुकसान कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टी के अलावा किसी थर्ड पार्टी, किसी बाहरी या तीसरे पक्षकार की वजह से होता है, यानी कि मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब उस कॉन्ट्रैक्ट में ही जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार ना तो ए है ना बी है, कोई बाहरी व्यक्ति, कोई थर्ड पार्टी उसका जिम्मेदार है, तो वो ऐसे नुकसान को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इनडायरेक्ट लॉस, यानी कि उसे हम कहेंगे हिंदी में अप्रत्यक्ष हानि। और अगर ऐसा कोई नुकसान होता है जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज की वजह से नहीं बल्कि बाहरी किसी व्यक्ति की वजह से हुआ है, तो भी कोर्ट आपको कोई कंपनसेशन नहीं दिलाएगा, क्योंकि ये नुकसान एक इनडायरेक्ट नुकसान था और नुकसान बहुत ही दूर का था। ये था सेक्शन 73, जो हमें बताता है कि अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी पक्षकार संविदा का भंग करता है, तो जिस व्यक्ति को उस भंग से नुकसान हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से, वो उस दूसरी वाली पार्टी से कंपनसेशन ले सकता है। इसके लिए यहाँ पे मुआवजे का प्रावधान है। इसके बाद आता है सेक्शन 74। सेक्शन 74 हमें ये बताता है कि संविदा भंग होने पर यहाँ पर भी कंपनसेशन की ही बात हो रही है, लेकिन जो पेनल्टी लगाई जाएगी वो पहले से तय हुई है, यानी पहले से ही लिखा हुआ है कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करेगी कोई भी पार्टी दोनों में से, तो सामने वाली को इतने पैसे देने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लो आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें लिखा है कि अगर ये काम दोनों में से किसी भी पार्टी ने किया तो जो उसको ब्रीच करेगा, जो उसको नहीं मानेगा, उसको 1000 रुपये देने पड़ेंगे हर्जाने के तौर पर। तो इस तरीके से, बस यहाँ पे कुछ नहीं है, इतना ही है। यहाँ पे शास्ति के तौर के अनुबंध का उपबंध बताया गया है, और अगर शास्ति का मतलब पेनल्टी का मतलब यही है कि दो पार्टीज़ हैं और आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा तो पेनल्टी लगा दी जाती है, जो ब्रीच करेगा उसको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसके बाद आता है सेक्शन 75। ये बताता है कि अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है और उनमें से दोनों में से कोई भी पक्षकार संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करता है, तो जो विखंडित करने वाला पक्षकार है वो क्षतिपूर्ति का हकदार है। अब कहने का मतलब क्या है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट या संविदा का कोई भी पक्षकार जो अधिकार पूर्वक कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करता है ना, तो क्या उस कंपनसेशन का हकदार है या नहीं, वो यहाँ पे बताया गया है। तो इसका आंसर है हाँ, वो कंपनसेशन का हकदार है। तो सेक्शन 73, 74 और 75 तीनों ही आपके ब्रीच से रिलेटेड हैं और तीनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। तो अगर कोई पार्टी उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा दूसरे तरीके से मतलब भंग कर रहा है, अब अधिकार पूर्वक विखंडित को एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस वाले सेक्शन का है ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक गायिका है, एक सिंगर है। अब वो क्या करती है कि बी से अगले 2 महीने के लिए गाना गाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि मैं तुम्हारे साथ गाना गाने का कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, अगले 2 महीने मैं तुम्हारे के साथ गाऊंगी। अब बी क्या करता है, उसे हर रात के गाने के लिए 100 रुपये देता है। अब 5 दिन वो गाती है, ठीक है। अब जिस दिन छठी रात आती है उस रात वो जानबूझ के उपस्थित नहीं होती, मतलब प्रेजेंट नहीं होती, वो नहीं आती, जिस कारण बी क्या करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को विखंडित कर देता है, उसको रद्द कर देता है। अब 5 दिन तो उसने गाया, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो अगले 2 महीने के गाने के लिए था, तो वो छठी रात आई नहीं वहाँ पे। तो बी क्या करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देता है और उस नुकसान के लिए वो मुआवजा लेने का इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हकदार है, जो उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा ना होने के कारण उठाया है।
तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं हुआ, बी को नुकसान हो गया, उसने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो सेक्शन 75 में यहाँ पर जो कंपनसेशन है वो क्लेम कर सकता है। तो आई होप तीनों के तीनों सेक्शन जो आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज से रिलेटेड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।